पढ़िए चाहे कहीं से, PYQ करिए यहीं से। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका PYQ की सीरीज के अगले लेक्चर में। हम UPSC के PYQ कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं PYQ, जियोग्राफी के भी PYQ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पॉलिटी के PYQ कर रहे हैं। इसी में अगला लेक्चर आपको आज मिल रहा है। आज हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। नए हैं तो NCERT का बैच चल रहा है, आप उसका भी विजिट कर सकते हैं। बाकी आप एक बार देखिए कि हम PYQ एक अलग तरीके से कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। बाकी सब प्लेलिस्ट वगैरह, टेलीग्राम की लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन है। बिना समय गवाए हुए आज हम शुरू करते हैं आपका कार्यपालिका पर आए हुए क्वेश्चन। प्योर हिंदी माध्यम में होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। तो जनजातियों पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, मैंने ये PYQ कराया तो बताता रहा आपको। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर बी होगा, केवल दो सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि पहला इसलिए गलत है क्योंकि यह घोषणा राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। दूसरा, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय को, जनजातीय, और यही SC कम्युनिटी में भी है, यही OBC में है कि कोई जाति अगर किसी एक राज्य में OBC में है तो दूसरी जाति दूसरे राज्य में जनरल भी हो सकती है। तो इसमें एक रूपता नहीं है। पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में निर्धारित किया है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना जाएगा या माना गया है। तो ये परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 342 क्या कहता है? किसी भी राज्य संघराज्य क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद, ये लाइन ध्यान रखिएगा, उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों, आदिवासी समुदायों, जनजातियों के भाग या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। परामर्श जरूर राज्यपाल का होता है लेकिन करता राष्ट्रपति है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र विशेष के लिए है और किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य संघ राज्य क्षेत्र में भी अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आने वाले अगले क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में उसके लिए। नंबर 2 चलते हैं। अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो आप YouTube पर सिस्टम है, आप उसे जूम करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आवाज़ अलग टाइप से सुनाई पड़ रही है तो इधर सेटिंग में जाकर आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। ब्लर दिख रहा है तब भी आप सेटिंग में जाकर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। विजुअल 720p पर देखेंगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। बाकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, उसे सुधारा जाएगा। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की ओर से रखा जाता है? नंबर 2, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। किसकी? राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना। कौन सा इसमें से सही है? तो बी वाला सही है, केवल 2। पहला गलत क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, वहां पर राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती
है। इन सब पर रिपीट होंगे क्वेश्चन, बार बार होंगे, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होती है। घुमा के पूछ देंगे, ठीक है। 2023 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लंबी है लेकिन ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। अब आपको यही शब्दों में दिक्कत होगी, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए सिर्फ कंटेंट की ही समस्या नहीं है, बल्कि ऐसे शब्दों की भी समस्या है। अविधिमान्य। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधान सभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। मतलब इसका क्या है, ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मान लो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, अभी तक चुनाव हुए नहीं हैं, और पुरानी वाली जो विधानसभा थी वह भंग हो चुकी, यानी वहाँ इस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा कहें अगर, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोका जा सकता है कि भाई वहाँ की विधानसभा अभी नहीं है, क्या चुनाव होगा ये राष्ट्रपति का या नहीं? तो ऐसे मामले में कोई चुनाव रोका नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा समझ लो आपके गांव में प्रधान का चुनाव हो रहा है, या आप शहर में रह रहे हैं तो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, आप अगर वहां उपस्थित नहीं हैं, आपके ना होने की वजह से क्या चुनाव रोक दिया जाएगा कि भाई साहब नहीं है, वो वोट कैसे देंगे? वोट नहीं देंगे तो चुनाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है, आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कुछ लोग नहीं उपस्थित हैं, तब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव को रोक दिया जाए, बल्कि जितने लोग उपस्थित हैं वो मतदान करेंगे, उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर, तो यही क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ, क्योंकि अभी आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति जी को कहा कि आप 3 महीने के अंदर, या राज्यपाल को कहा कि आप इस सीमा के अंतर, इस समय के अंतर्गत आप उस पर विचार करेंगे ही करेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय निकल कर आया और कहे कि आप राष्ट्रपति से ऐसे नहीं कह सकते हैं, आपका काम अलग है, राष्ट्रपति जी का काम अलग है। तो ये स्टेटमेंट जो तीसरा है, इस पर फिर से क्वेश्चन आने की संभावना इस वर्ष बनी रहेगी। कौन सा सही है, तो आंसर देख लेते हैं। डी आंसर सही है, कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं सही है, कोई भी नहीं। क्यों नहीं सही है, तो पहले मैंने बोल दिया भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जाएगा, विधानसभा भंग हो गए, तो ये तो अभी मैंने समझा ही दिया। यहाँ भी राष्ट्रपति को अनुमति दी गई है, समय सीमा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति को आदेश कोई नहीं दे सकता, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम, ये भी शून्य घोषित कर दिया जाता है, ये सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं, ये भी गलत है। क्यों, आओ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन तीनों पे क्वेश्चन फिर से आ सकता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उससे पहले मान लो यहाँ पर निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया राष्ट्रपति का, यदि आप राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति अब नहीं है ना, उससे पहले जिन फाइल्स पे साइन कर दिया है उन्होंने, इससे पहले जिन फाइल्स पे मान लो अमेरिका के साथ कोई डील होने वाली थी और इन्होंने साइन कर दिया राष्ट्रपति महोदय ने, अब वो डील पक्की हो गई, सब कुछ चलने लगा। अब इनका जो निर्वाचन था वह शून्य घोषित हो गया कि भाई गलत है। तो क्या अब अमेरिका से कहा जाएगा भाई साहब थोड़ा बहुत कागज जो हमने डील की थी ना वो गलत है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो गलत हो गया? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं। जिस दिन से शून्य घोषित होगा उसके बाद से वह राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी काम हुए हैं वह उसी तरीके से माने जाएंगे जिससे राष्ट्रपति करता है।
जनरल पेज में या नॉर्मल दिनों में, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग एवं किए गए कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से पूर्व उस घोषणा के कारण अविधिमान नहीं होते हैं। अविधिमान्य नहीं होते हैं मतलब विधिमान्य रहेंगे, चालू रहेंगे, खत्म नहीं होते हैं। मैंने एग्जाम्पल अमेरिका वाला इसीलिए दे दिया कि वो तो फाइल अमेरिका चली गई, अब वह फिर से थोड़ी मंगाएंगे, ठीक है, कि भाई नहीं ये डील नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ तो शून्य घोषित हो गया निर्वाचन। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन इससे बनते रहेंगे। जब विधानसभा भंग हो जाती है, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन मतदान करने योग्य नहीं रह जाते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन से पूर्व विकसित विधानसभा के नवीन निर्वाचन ना हुए हों, इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन इस आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा कि कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई हैं। आपके प्रधान का चुनाव, आपके नगर पालिका परिषद का चुनाव इसलिए नहीं रोका जाएगा कि भाई साहब या बहन जी इस समय नगर में नहीं है, और नहीं है तो वो वोट कैसे देंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग उपस्थित हैं उतने लोग मतदान करेंगे, चाहे फिर वह राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चाहे लोकसभा का निर्वाचन हो, और चाहे विधानसभा का निर्वाचन हो। समझ गए आप? आगे अब विधेयकों पर सहमत देख लेते हैं। इस पे तो 99% क्वेश्चन आने ही वाला है अगली साल 2026 के एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हैं बहस गर्मा गर्म चल रही है और बहस होती है तो क्वेश्चन आते हैं। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर अपनी सहमति देता है या वह उस पर सहमति रोक लेता है, बशर्ते यह धन विधेयक ना हो, क्योंकि धन विधेयक पर उन्हें निर्णय देना ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं वो पहले से ही उनसे निर्णय ले लिया जा चुका होता है कि हम ये पेश करें या ना करें। ठीक है, से राष्ट्रपति विधेयक पेश करने के बाद सदनों को इस अनुरोध के साथ लौटा सकता है कि यह विधेयक किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार, यानी पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद फिर से अगर राष्ट्रपति के पास जाता है बिल तो राष्ट्रपति को उसको पास करना जरूरी है, साइन करना जरूरी है। जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है, विधेयक पर पुनर्विचार करके यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित किए साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति वित्तीय मामलों से संबंधित मामलों में अपनी सहमति नहीं रोकेंगे। और वहां क्या लिखा था? समय सीमा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इससे बहुत कुछ रिवाइज भी हो जाता है और बहुत कुछ आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से निर्वाचन, और 2023 में ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए निर्वाचन के। क्यों? क्योंकि कब हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव, आपको पता होगा। खैर, नंबर 1 कह रहा है संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। दूसरा, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। नंबर 3, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। नंबर 4, पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या के अनुपात में अधिक है। मैं ऐसे क्यों पढ़ गया? क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 99%, हालांकि 100% कह देना चाहिए मुझे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, 99% लोगों का तुक्के में भले सही हो वरना सही नहीं हुआ होगा। कोई पढ़ता ही नहीं है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। और जब एग्जाम में आया बात को, जब टीचर्स के सामने आया तो टीचर्स के भी दिमाग घूम गया कि भाई ये क्या था। कैसे आदमी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के विधायक का वोट अरुणाचल प्रदेश के विधायक के वोट से ज़्यादा है या कम है? नहीं पता होता है। तो ये अगली बार नहीं आएगा। इसका आंसर देख लो और बस केवल एक सही है, कौन सा सही है वो देख लो, बाकी कोई लेना देना नहीं है। कथन 1 सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है, 4 सही है केवल। ठीक है, आपको इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टेबल में कौन कहाँ कितनी सीटें हैं ये कोई नहीं ध्यान रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर उसकी सीटें पता हो, फिर वैल्यू पता हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2022 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। गलत है। कोई संविधान किसी में वर्गीकृत नहीं करता है। कोई संविधान को मतलब हमारा संविधान किसी भी तरीके से वर्गीकृत नहीं करता है। दूसरा, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यस, ये वाला सही है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। लेकिन ये क्या मूल संविधान में था? क्या ये मूल संविधान में है? संविधान में है भी या नहीं, ये दोनों देखते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, लेकिन ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, उनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, उनका वेतन, राजनीतिक महत्व की वजह से इन तीनों को अलग अलग रखा जाता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। इस उपबंध का समावेशन 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और ये स्टेटमेंट अगली बार एग्जाम में आ सकता है या ऐसा कुछ पूछ सकता है यूपीएससी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरना क्या था, 500 लोग हैं, मान लो सरकार के पास 300 लोग हैं, 300 में से 150 को मंत्री बना दिया, लो सब लोग मंत्री बन जाओ, खुश रहो। तभी ये एक सीमा लगा दी गई कि इससे ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, वरना सभी को मंत्री बना दिया जाएगा। बढ़िया चीज़ थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। नंबर 2, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। तो ये थोड़ा, दोनों स्टेटमेंट थोड़े से अजीब थे, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वह फंस जाएगा। हालांकि इसमें दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? हालांकि पहला वाला देखें तो सही होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी वो ही है जो बैठता है, और कोई अधिकारी नहीं बैठता। लेकिन जो मंत्री होते हैं, जो वहाँ के सदस्य नहीं हैं, अभी कहा जाता है ना कि अगर आपको मंत्री बनना है तो बिना लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बने भी आप मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री भी बैठ सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत किया गया पहला वाला। ठीक है, और दूसरा तो गलत है ही, वो तो आप जानते हैं। संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी को वोट देने के अधिकार के बिना संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक, संसद की किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने, भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है। वह उन सभी विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों को हकदार होता है जो संसद के सदस्य को प्राप्त होती है। वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता, उसे निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता। हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह संक्षिप्त जानकारी देने के अधिकार नहीं है। भारत का महान्यायवादी और भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं। अतः ऐसा वर्णित नहीं है कि भारत का महान्यायवादी भी भारत की संसदीय बैठकों में भाग लेता है, इसलिए सही नहीं है। ठीक है, महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। पहली बात तो यही, संविधान में बताया ही नहीं गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति किसी भी समय उसको हटा सकता है। अतः भारत का महान्यायवादी सरकार के इस्तीफा देने पर त्यागपत्र नहीं देता है। ठीक है, 2021 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। क्या ऐसा है? भारत में केवल एक ही नागरिक है और एक ही अधिवास है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। क्या ऐसा है? जो नागरिक हो वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा है कि एक बार अगर आपको नागरिकता दे दी मान लो, और आप दुश्मन देश को यहाँ की
बातें, गुप्त बातें बता रहे हैं, तो क्या आपकी वंचित नहीं किया जा सकता नागरिकता से? तो कह दोगे तीसरा तो सर बकवास कह रहा है। तो तीसरा गया तो ये गया और ये गया। अब आप कहोगे या तो एक सही है या तो दो सही है। तो हमें पता है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नागरिक होना हमारे यहाँ जरूरी है, जन्म से नागरिक होना कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा। भारत में केवल एक नागरिक, एक ही अधिवास का मतलब ये होता है हम राष्ट्रीय तौर पर एक ही नागरिकता ग्रहण करते हैं। हमारे लिए यूपी की नागरिकता अलग और महाराष्ट्र की नागरिकता अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ भारत की नागरिकता है। जबकि आप अमेरिका को देखोगे तो वहाँ अलग अलग नागरिकता राज्यों की भी है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता और एकल अधिवास की व्यवस्था स्वीकार की गई है। राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी कोई बाध्यता आरोपित नहीं की जाती। अब किसी भी तरीके से बस नागरिक हो, आप नागरिकता कई तरीके से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और वंचित भी किया जा सकता है। वंचित कैसे किया जा सकता है? सरकार ही वंचित कर दे आपको, आप ऐसे कार्यक्रमों में लिप्त पाए जाएं जो देश के लिए खतरा हो और देश की संप्रभुता को खतरा हो, आपको नागरिकता हटा सकते हैं। दूसरा, आप किसी विदेश में आप ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण जैसे ही करेंगे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप अमेरिका की नागरिकता जैसे ही ग्रहण करेंगे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वतः पे ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फार्म भरो और आपने जैसे ही किसी और की नागरिकता स्वीकार की वहाँ आपका नाम लिखा गया मनोज कुमार आज से ब्रिटेन के नागरिक हैं, वैसे ही भारत के नागरिक आप नहीं। ठीक है, और बाकी आप खुद भी नागरिकता त्याग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 2020 की तरफ। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। दूसरा, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। नंबर 3, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। लोक नीति को क्रियान्वयन करने वाला अभिकरण। तो आपको क्या सही लग रहा है? तो वही सही लग रहा है जो मैंने सर्किल किया है, नंबर डी। वही सबसे बढ़िया नौकरशाही का चरित्र है जो लोकनीति को कार्यान्वित करने का काम करे। आप डीएम बन जाएंगे तो आपका काम स्टार्टिंग में यही होगा कि जो नीतियां आ रही हैं उसको आप जमीन तक पहुंचाएं और उसका कार्यान्वयन करें। ठीक है, नंबर 2 चलते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन है? तो ये इसलिए आया था क्योंकि आप जानते कोरोना के समय में इसका योगदान किया गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तभी ये चर्चा में था तो आ गया। इम्पीलेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है, केवल इसी में। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त आवश्यक होना चाहिए। क्या ऐसा है? एम्पीलेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। प्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत नहीं किया जाता है। अग्रेनीत, हिंदी के शब्दों को पकड़ो साहब, इतनी बढ़िया हिंदी आती है, मजा आ जाता है। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। सभी में कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर है जो अलग तरीके का है, जो मैंने सर्किल कर दिया। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। क्यों? इसमें कहा गया है अगर सरकार ने आपको 10 लाख रुपया मान लो दिया है, आपने 5 लाख ही खत्म किया, आपने कहा 5 लाख अगले साल हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तो 10 लाख अगले वर्ष मिलेगा, 5 लाख इस साल का हम बचा के रख लेते हैं तो अगले साल काम आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? अगले साल सरकार 10 लाख आपको देगी तो अकाउंट में आपके 15 लाख हो जाएंगे, आप वो काम जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो हाँ, ऐसा होता है। अग्रणित मतलब आगे फॉरवर्ड हो जाता है, ये यहाँ लिखा है नहीं किया जा सकता, तभी ये गलत है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एमपीएलएट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, अग्रणित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी 10% कार्यों का निरीक्षण आवश्यक है। ठीक है, और क्या क्या था?
जनजाति, अनुसूचित जनजाति, उसमें एक अंश देना ही होता है, और ये स्वास्थ्य, शिक्षा और भौतिक संरचना के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, 2019 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ये किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण, ये चारों आपको पता होने चाहिए। तो ये कहा था सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग, उच्च आयोग, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सभी महत्वपूर्ण है। आपकी जो बुक है वहाँ लिखे हुए हैं, आपको ये सब अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए। और सरकारिया आयोग ने बहुत कुछ बताया था, पुंछी आयोग ने बहुत कुछ बताया था, सब आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1983 में। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, और सिर्फ सरकारी आयोग के बारे में नहीं, पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सबके बारे में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी दो ऊपर देख कर आए थे, फिर से राष्ट्रपति का निर्वाचन रिपीट हो रहे हैं। यस, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। यस, यहाँ पर ये पूछा था। अगली बार उनका बुद्धि और खुल गई कि अब की तो इससे टफ पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे अलग अलग होता है, ये पूछेंगे कितना होता है, किसका ज़्यादा किसका कम। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सभी सांसदों का मूल्य एक समान होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। बाकी ये सब आपको आपके सर में पढ़ाया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे, और इतना समय आपके पास PYQ के लिए नहीं है, मैं जानता हूँ, तो आपने पढ़ा ही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। संस्थित शब्द देखो आप हिंदी के। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। आप कहोगे दोनों सही हैं, दोनों सही क्यों हैं? क्योंकि ये तो सही ही है, किसी भी व्यक्ति का परिलब्धियां पदावधि कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो गुस्सा जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, आंदोलन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मजाक की बात है, लेकिन हाँ, राज्यपाल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। जैसे आपको नौकरी दे कहें 1 लाख रुपया मिलेगा, आपने कहा बढ़िया है आ जाऊँगा, और 1 महीने के बाद मैं कहूँ आपसे कि भाई अब 10,000 मिलेगा, आपको ये क्या है, यही होता है, तो आप गुस्सा जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? दंडात्मक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। हाँ, नहीं की जा सकती, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के विरुद्ध नहीं की जा सकती थी। आपने पढ़ी होगा 361(2) में। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का आवश्यक नहीं है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम आवश्यक नहीं है? तो आप बताइए कौन से परिणाम आवश्यक नहीं है। क्या राज्य विधानसभा का विघटन आवश्यक है या नहीं? राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना आवश्यक है या नहीं? स्थानीय निकायों का विघटन आवश्यक है कि नहीं? तो सिंपल अगर आप देखो तो राष्ट्रपति शासन से स्थानीय निकाय का क्या लेना देना है, और जैसे ही आपने 3 को कट किया आपको आंसर आपका मिल गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन नहीं, इसमें पूछा इसमें पूछा है आवश्यक नहीं है, तो स्थानीय निकाय तो सही ही है, आवश्यक नहीं है पूछा है, तो ये तो सही ही होना चाहिए। मतलब स्थानीय निकाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसने नहीं पूछा है, तो स्थानीय निकाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और राज्य विधानसभा का विघटन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस सरकार हटती है। ठीक है, माय बैड, सरकार हटती है। अगर यहाँ पे है पूछा जाता तो इसको हम 3 से कट करके निकाल लेते। ठीक है, तो ये भी होता है कई बार, ज़्यादा क्वेश्चन करो तो उसमें हो जाता है। अगर यहाँ पे है पूछा होता तो हम इसको कट करके निकाल लेते। ठीक है, मुझे है लगा, हालांकि मैंने सर्किल कर दिया था, लेकिन फिर भी हो जाता है कई।
2016 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है या मुख्यमंत्री के द्वारा? राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है ना तो एक ना तो दो। मान लो किसी को सचिव बना दिया, उसने घोटाला कर दिया, अब वो कहे हम तो नहीं हटेंगे, हम तो 5 साल के लिए बैठे हैं, नियत कार्यकाल है हमारा, हमसे कुछ मत कहना। तो ऐसा थोड़ी है भाई। और मुख्य सचिव का जो नियुक्त है वो राज्यपाल नहीं, कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य काडर के वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाता है। नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। प्रशासनिक प्रमुख होता है। पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान होता है। राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में मंत्रालयों के सचिवों का प्रमुख होता है। सचिवों के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो 2015 को क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन सा इनमें से सही है? कई बार गलत पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। ना तो एक सही है ना तो दो, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। और यहाँ भी प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। क्या पढ़ लेते हैं। संघ की कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होते हैं। सारे काम राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं। ठीक है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। नंबर 1, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। क्या राष्ट्रपति नियम बना सकता है? यस। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से, अभी मैंने ऊपर बता दिया, कि सारी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। पहला ही केवल सही है, दूसरा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। संविधान के अनुच्छेद 77(1) के तहत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। मैं हमेशा ऐसे समझाता हूँ कि आपके घर में बाबा हैं या दादा कहते हैं कुछ लोग उनको, ठीक है, पापा हैं, हाँ पापा जी भी हैं, तो काम तो सारे पिताजी करते हैं। पापा घर में पूरा वर्चस्व स्थापित करके रखते हैं कि हाँ कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जब चेक पे साइन करानी होती तो बाबा जी के पास चले जाते हैं। सारी जो काम करने होते हैं वो सबके डिसीजन यहीं ले लिया जाता है, लेकिन बात को बाबा से पूछ लिया जाता है कि क्या सब्जी बना लें, तो बाबा कह देते हैं हाँ बना लो। सारा इस शादी में कौन सी कार आएगी, कौन बैंड बाजा होगा, क्या सब पिताजी डिसाइड कर लेते हैं अपने घर में अन्य लोगों से पूछकर। बात को बाबा से पूछ लिया जाता है, कर ले, बाबा कहते हैं हाँ। सेम यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से पूछकर सब कुछ काम कर लेता है और फिर राष्ट्रपति जी से बस साइन करा लेता है जाकर। ये कहा भी गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो होती है उनके द्वारा कहे गए ही कामों में करने के लिए है। ठीक है, कई विवेकाधीन शक्तियां हैं लेकिन उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वह ज़्यादातर राष्ट्रपति वही काम करता है जो मंत्रिपरिषद बोलती है। यहाँ तक कि क्षमादान शक्तियाँ भी आपने पढ़ी होंगी, वहाँ भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही कहा जाता है, तो वही डिसीजन राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में दादाजी की या बाबा की इज्जत नहीं है, बहुत इज्जत है, वो सर्वोच्च हैं, वो अधिष्ठाता हैं। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रपति भी नंबर 1 पर है, वो राष्ट्राध्यक्ष है, वो सबसे ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो आपने देखा होगा सिर्फ यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं पूछा जा रहा है, कैबिनेट सचिव भी पूछा जाता है, मंत्रिमंडल सचिवालय भी पूछा जाता है और राज्य के भी सचिव पूछ लिया गया था।
ठीक है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है कौन? मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय ही सहायता देता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता है। कौन सा इसमें से सही उत्तर है? तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2, यानी जो मैंने ये सर्किल किया था ये गलत है, इसीलिए मैंने किया था, क्योंकि मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन वह नहीं करता है। ठीक है, तो कौन करता है? मंत्रालयों के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिव का। तो वित्त का मामला वित्त संभालेगा, ना कि सचिव संभालेंगे। तीसरे पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, यस सही है। मंत्रियों की नियुक्त करना ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, जो मुख्यमंत्री कहेगा उसको राज्यपाल सौंपेगा नियुक्ति। ठीक है, तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, हमें ऐसे ही आंसर मिल गया 1 और 3। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के, ये तो सही है। और यहाँ पे विचार चल रहे हैं, ये क्वेश्चन फिर से बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल और भारत सरकार, सॉरी राज्यपाल और सरकार जो केंद्र की नहीं राज्य की होती है, उसमें चलता रहता है ये मामला। ठीक है, तमिलनाडु वाला भी आपको पता होगा। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम ये नहीं बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं 2013 का पहला क्वेश्चन, कौन सा सही है ये बताना है। पहले ही आप देख लिया होगा कौन सा सही है। ठीक है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, गलत, किया जा सकता है। अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे वही मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए थे। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गलत। चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकृत नहीं है, यस यही सही है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा नहीं होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये तीनों गलत है। ठीक है, और यही यहाँ लिखा है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या संसद के प्रति होती है? नहीं, लोकसभा के प्रति होती है। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आप लिख लो, रट लो, समझ लो। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं, तभी ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत हो जाता है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, यस। डायरेक्ट अगर देखें तो वह प्रधानमंत्री के प्रति प्रसाद पर्यंत होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी होते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यह भी सही होना चाहिए। कौन सा सही है? बी सही है, 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत है मैंने बता दिया, संसद के प्रति नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से देखें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, अगर सामूहिक रूप से देखें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी पर फिर से क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, हम पहले देखें। अगर ये स्टेटमेंट आपने कर लिया होता ये क्वेश्चन, तो आने वाला जो क्वेश्चन था जो आया था आपको, इसीलिए मैंने कहा है कि PYQ रिपीट होते हैं। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यस। लोकसभा में बोल सकता है, यस। मतदान कर सकता है, नो। तो ये फिर से रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, मतदान भी वहाँ था, कार्रवाई भी वहाँ थी। चलिए, इसमें आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार
भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। राष्ट्रपति जो है वह क्या क्या पटल पर रखवाता है? संघ के वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है, यस। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाता है, यस। अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यस। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाता है। 1, 3, 4 इसका आंसर सही होगा, बाकी दूसरा गलत होगा। तो 281, 281, 151, 368 ये सब आप पढ़ लिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरल क्वेश्चन था, क्योंकि हम 2013-11 में आ गए तो क्वेश्चन सरल ही होंगे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, यस हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा के सदस्य हो जाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। राज्यसभा के भी हो सकता है। आपने देखा है इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, अधिक कई लोग हैं जो राज्यसभा के सदस्य होने के साथ प्रधानमंत्री थे, न कि लोकसभा के होने के साथ। तो ये कौन सा सही है, यही पूछा था, तो ये सही हो गया। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो जाना चाहिए, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, गलत। ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ए, क्योंकि सही तो ये भी है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, लेकिन ये लिखा है सदस्य होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए उस समय, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा सही है, क्यों? क्योंकि 6 माह के अंदर उसे होना चाहिए, ना कि तुरंत। जरूरी जैसे आपको मैं कहूँ कि मोदी जी कहें ऐसा है, मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ और मेरी जगह पर जो भी आप हैं रोहित जी आज से प्रधानमंत्री होंगे, तुरंत आप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संसद के लोग होना चाहिए सांसद, ठीक है। फिर वो कहेंगे अब इनकी व्यवस्था करो राज्यसभा में कि कैसे ये राज्यसभा में जाएं, तो कहेंगे ऐसा है जयशंकर साहब, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और आपकी सीट जो खाली होगी वहाँ से माननीय रोहित जी सांसद बनकर उस सीट को सुशोभित करेंगे। वाह, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। खैर, लेकिन ऐसा कभी हो भी सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, फिर उसे राज्यसभा में भिजवाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 3। मैं भी कहूँ कैग पे क्वेश्चन क्यों नहीं आया अभी तक, आ गया। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित, आप हिंदी देखिए साहब, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? क्या महत्व है? कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। और पहला अगर हम गलत करें तो ये तो दोनों गलत हो गए। कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, यस करती है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया, यस। 2 और 3 सही हो जाएगा। कैग को एक निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा जांच के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक बनी हुई है खुद बॉडी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट मैंने बीच में नहीं बोला, आपने कर ही दिया होगा, मुझे उम्मीद है। और कुछ सुधार है तो आप अवश्य बताइए, क्योंकि मुझे पता है PYQ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं। अगर कोई सुधार और अच्छा हो सकता है तो उसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप सुझाव दीजिए, उसको ज़रूर माना जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।